तो साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये, जो व्याकरण हिंदी व्याकरण जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक लगती है। और यह बुक जो सीबीएसई बोर्ड व जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है उनमें लगती है। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी थी, देखी थी। तो हम इस संपूर्ण इस बुक का करण वाइज, टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में आप ऐसे से टॉपिक जो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है, तो क्यों नहीं हम इस बुक का अध्ययन करें। भर्ती परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बुक से लिए गए हैं। तो आज हम सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण, जो सबसे पहले भाषा और लिपि है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचारों के आदान प्रदान के लिए उसने ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था बनाई है, जिसके द्वारा वह अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त करता है। वह दूसरे भावों व विचारों को समझता है। ध्वनि प्रतीकों की इस व्यवस्था को भाषा कहते हैं। यानी एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने विचारों का आदान प्रदान करना, बोलना, तो उसने ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से ये व्यवस्था बनाई है, जो अपने विचार व्यक्तित करते हैं, अपने विचार जो भाव है व्यक्तित करते हैं, जो अन्य को समझाते हैं और समझते हैं, वही भाषा कहलाती है। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनती है वो देख लेते हैं कि ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने विचारों को व्यक्तित करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचारों को समझता है, वही भाषा कहलाती है। यानी भाषा की परिभाषा अच्छी दी गई है इसमें कि ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को व्यक्तित करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचारों को समझता है, वही भाषा है। अब देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के जो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा है लिखित। जो हम बोलते हैं और जो बोलकर जो बातें कहते हैं वो मौखिक होता है, और लिख कर जो व्यक्तित करते हैं वह लिखित होता है। तो सबसे पहले हम मौखिक देख लेते हैं। जब हम मुँह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वह दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारे विचारों से अवगत होता है, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम मुँह से बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सामने वाला या दूसरा जो व्यक्ति है वो सुनकर हमारे विचारों से अवगत होता है, समझता है, तो वही मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा के कुछ विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। यानी मौखिक भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे पहला है भाषण देना व सुनना। कोई भी भाषण देता है, उनसे सुनते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। दूसरा है समाचार वाचन। जो समाचार यानी टेलीविज़न के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से हम जो समाचार सुनते हैं, तो वह भी मौखिक भाषा का रूप है। कहानी सुनना व सुनाना। हमें हमारे दादी नानी जो भी कहानी हमें सुनाती है, या हम उन कहानी को सुनते हैं या हम सुनाते हैं, तो वह भी मौखिक का एक रूप है। वाद विवाद प्रतियोगिता। छात्र आपस में जो वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं, आपस में प्रश्न पूछते हैं मौखिक रूप से, तो वही भाषा का मौखिक एक प्रकार का रूप है। इसके बाद में देखते हैं लिखित भाषा। जब हम लिखकर दूसरों के अपने विचारों से अवगत कराते हैं, वह पढ़कर दूसरों को समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। यानी जब हम लिखकर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराया जाता है या फिर पढ़कर दूसरों को समझते हैं हम, तो वही भाषा लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा के भी कुछ रूप इस प्रकार से हैं, जैसे समाचार पत्र। समाचार पत्र एक लिखित रूप है जिसे हम पढ़ते हैं या फिर हम लिखते हैं, तो यह समाचार पत्र भी एक लिखित भाषा का रूप है। पत्र है, यानी कोई भी पत्र व्यक्ति अपने किसी को पत्र भेजता है, अपने विचार व्यक्त करते हुए उसमें लिख कर पत्र भेजता है, तो वह भी लिखित भाषा का रूप है। सूचना पट, सूचना होती है जो भी सूचना पट पर लिखी जाती है, बोर्ड पर लिखी जाती है, तो वह भी लिखित भाषा का रूप है। और ईमेल के माध्यम से जो सूचना भेजी जाती है, तो वही लिखित भाषा है। तो हमने मौखिक और लिखित भाषा में अंतर समझा। दोनों के क्या अंतर था, आपने भी अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा। मौखिक रूप की अपेक्षा भाषा लिखित रूप अधिक स्थायी होता है। इसके द्वारा हम ज्ञान का कोष भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाते हैं।
मातृभाषा यानी सबसे पहले देखते हैं मातृभाषा कौन सी होती है। यानी परिवार तथा माँ द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा जिससे बच्चा सबसे पहले अपने आप सीखता है, उसकी मातृभाषा कहलाती है। गुजराती परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा गुजराती, पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी। इसी प्रकार राजस्थान में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा राजस्थानी। तो इस प्रकार सबसे पहले बच्चा है वो अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा होती है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भारत के अधिकांश भागों में बोली जाने वाली वह समझी जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो हम कह सकते हैं अभी संविधान में इसका राष्ट्रभाषा का कोई वर्णन नहीं है, तो यह राजभाषा है। आगे है राजभाषा। राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा के बाद में अगली है मानक भाषा। भाषा का व्याकरण सम्मत रूप मानक भाषा कहलाता है। यानी जो व्याकरण के रूप से भाषा का जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, वो मानक भाषा कहलाता है। जैसे शिक्षित समाज द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, उसे भाषा में एक रूपता आती है। फिर आता है लिपि। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी में लिपि देवनागरी लिपि, ये भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि। एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती है। फिर देखते हैं व्याकरण। या ध्वनियों से वर्ण, वर्णों से शब्द व शब्दों से वाक्य की रचना होती है। ये भी एक बार भर्ती परीक्षा में क्रम पूछा गया था। पहले वर्ण, फिर शब्द और शब्द से वाक्यों का निर्माण होता है। व्यवहारिक भाषा में वर्ण, शब्द व वाक्य एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में होते हैं। इनसे संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो यानी शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना जो सीखा जाता है वो व्याकरण के द्वारा ही सीखा जाता है। तो व्याकरण है वह एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो हमने इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जो परीक्षा की दृष्टि से कुछ इनसे प्रश्न बनते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, यानी वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यानी वर्ण विचार में सभी वर्गों के उच्चारण तथा उनके भेदों आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के रूप, रचना तथा भेदों आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य की स्वरूप, रचना और भेदों आदि पर विचार किया गया है। तो ये सभी क्या होते हैं, यानी वर्ण में क्या कौन कौन से आते हैं, शब्द में कौन कौन से हैं टॉपिक है, और वाक्य विचार में कौन कौन से, इन सभी पर विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने सिर्फ भाषा के बारे में जाना, समझा। इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले देखें तो भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 होता है। एक तो मौखिक और दूसरा होता है लिखित। लिखित क्या होता है, मौखिक क्या होता है, अभी हमने इसमें अध्ययन किया। ये परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न बनता है। यहाँ से वैसा भी पूछा जा सकता है कि मौखिक रूप निम्नलिखित में से है। समाचार पत्र, ईमेल, और एक दे दिया जाता है समाचार वाचन। तो समाचार वाचन है वो मौखिक इसका रूप है। ऐसा भी प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। ये भी अच्छा यहाँ से प्रश्न बनता है। कई बार भर्ती परीक्षा में
ये प्रश्न पूछा भी गया है। 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिपि के बारे में देखा और व्याकरण के जो क्या होती है, व्याकरण के नियम क्या हैं, और व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आप इस क्लास को अच्छी तरीके से देखें, 1 या 2 बार आप इस क्लास को देखेंगे तो ये आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। अच्छी ये बुक है, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। तो इसी प्रकार की नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।